अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। औरत को अपनी परेशानी बयान करने के लिए ज़बान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। उसका चेहरा ही सब कुछ बता रहा था। लेकिन मैं एक अमली आदमी हूँ और मेरा पेशा ज़बान के इस्तेमाल पर जोर देता है, लिहाजा मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। इसीलिए जब वो मेरे सामने आकर बैठ गई तो रस्मी अलेख सलेख के बाद मैंने उस पर निगाह जमाते हुए कहा, जी फरमाएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप जाहिद को बचा लें वकील साहब, वो मिन्नत रेज लहजे में बोली। जाहिद? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये जाहिद कौन है? जाहिद मेरे शौहर का नाम है, जाहिद हुसैन, उसने जवाब दिया। और आप? मैंने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो मेरा मतलब समझते हुए जल्दी से बोली, मेरा नाम सानिया है। सानिया की उम्र 28 और 30 साल के दरमियान रही होगी। पस्ता कामत, गोरी रंगत और जिस्म दुबला पतला। वह आम सी शक्ल सूरत की हामिल थी। इसे देखकर यह अंदाज़ा नहीं होता था कि वो शादीशुदा होगी। मैंने रफ़ेड और पेन संभाल लिया, फिर अपने सामने बैठी परेशान हाल सानिया से पूछा, आपके शौहर को क्या हुआ है? मैं इसे किस चीज़ से बचा लूँ? जाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो रुहासी आवाज़ में बोली। मैं सीधा होकर बैठ गया और इस्तफसार किया, किस जुर्म में? इस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सानिया ने बताया। आपके शौहर जाहिद ने किसको कत्ल कर दिया? जाहिद ने किसी को कत्ल नहीं किया, वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी। वो कातिल नहीं है, इसे किसी गहरी साजिश के तहत इस केस में मुलविस किया गया है। मेरे पूछने का मकसद भी यही था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जाहिद पर किसी शख्स को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, खालिद निज़ामी। खालिद निज़ामी से आपके शौहर का क्या ताल्लुक़ था? मैं सानिया से सवाल करने के दौरान में रफ पैड पर नोट्स भी लेता जा रहा था। मेरे इस्तफसार के जवाब में उसने बताया, खालिद निज़ामी और जाहिद एक ही कंपनी में मुलाजिम हैं, बल्कि थे। एक लम्हे का तवक्कुफ़ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए बोली, खालिद निज़ामी अब इस दुनिया में नहीं रहा और जाहिद को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और पूछा, जाहिद इस कंपनी में क्या काम करता था और मकतूल की क्या हैसियत थी? और साथ ही ये भी बताएं कि मज़कूरा कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम तो है खान ट्रेडर्स, सानिया ने जवाब दिया। ये लोग इंपोर्ट वगैरह का काम करते हैं। खालिद निज़ामी इस कंपनी में जनरल मैनेजर था और जाहिद वो लम्हे भर के लिए रुकी, फिर थकी हुई आवाज़ में बोली, जाहिद ऊपर के काम करता था, कंपनी ने तो उसे ऑफिस बॉय की पोस्ट पर रखा हुआ था, आप चपरासी समझ लें। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। जाहिद और खालिद निज़ामी में कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं चल रही थी? नहीं जनाब, उसने जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में तो बिल्कुल नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसका मतलब है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसी कोई बात, कोई नाराज़गी या कोई दुश्मनी होती तो जाहिद मुझसे ज़रूर जिक्र करता, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मैं तो समझती हूँ कि जाहिद एक खुश अखलाक और अमन पसंद इंसान है, लड़ाई झगड़े से दूर भागने वाला। मेरी मालूमात के मुताबिक ऑफिस में हर शख्स के साथ उसके अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात हैं। आपका शौहर दंगे फिसाद से दूर रहने वाला इंसान है, मैंने बड़ी रसान से कहा। ऑफिस के तमाम लोगों के साथ उसके दोस्ताना मरासिम में, फिर पुलिस ने किन वजूहात की बिना पर उसे खालिद निज़ामी के कत्ल में गिरफ्तार किया है? वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने धीमे लहजे में कहा, सानिया साहिबा, मैं आपकी परेशानी को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। आप अपने शौहर के लिए बेहद फ़िक्रमंद हैं, मुझे आपकी मुसीबत का अंदाज़ा भी है, लेकिन इस केस में हाथ डालने से कब्ल मैं अपना इत्मीनान करना चाहता हूँ। मैं आँख बंद करके कोई केस नहीं लेता। चुनाचा, मैं सांस लेने के लिए थमा, फिर इजाफा करते हुए कहा, चुनाचे मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि खालिद निज़ामी के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने जाहिद पर क्यों हाथ डाला। और हाँ, मैंने फिर तवक्कुफ़ किया और पूछा, ये जानना तो मैं भूल ही गया कि खालिद निज़ामी को कब और कहाँ कत्ल किया गया है। खालिद निज़ामी को दफ्तर में उसके कमरे के अंदर कत्ल किया गया है, सानिया ने जवाब दिया, और ये कल शाम का वाक़या है, जबकि जाहिद को आज गिरफ्तार किया गया है। जाहिद को कितने बजे और कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? मैंने तेज़ लहजे में सवाल किया। आज सुबह 9:10 के करीब पुलिस दंदनाते हुए हमारे घर में दाखिल हुई, सानिया वजाहत करते हुए बोली।
इस वक्त जाहिद ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने किसी भी सवाल जवाब के बगैर उसे गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गए। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने मज़ीद बताया, इस सूरत हाल ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। मैं भागम भाग थाने पहुंची। वहां से मुझे सिर्फ इतना पता चला कि जाहिद ने अपनी कंपनी के जनरल मैनेजर खालिद निज़ामी को कत्ल कर दिया है। मैं थाने से जाहिद के पास ऑफिस आई और वहीं से मुझे बाकी की बातें पता चली हैं। हाँ, वही बाकी की बातें मैं भी जानना चाहता हूँ। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आपके इल्म में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी बात है वो मुझे बताएं, ताकि मैं इस मामले को समझ सकूं। मैं अगर इस केस को समझ जाऊंगा तो बेहतर तौर पर आपकी और आपके शौहर की मदद कर सकूंगा। शाबाश, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूं, आप बोलती जाएं। ठीक है वकील साहब, मैं आपको पूरी तफसील से बताती हूँ। अभी उसने इतना ही कहा था कि इंटरकॉम का बजर बज उठा। मैंने इंटरकॉम सेट की तरफ देखा। ये कॉल यकीनन मेरी सेक्रेटरी की थी। जब मेरे चैम्बर में कोई क्लाइंट मौजूद होता था तो उमूमन वो मुझे कॉल नहीं करती थी। इमरजेंसी या ज़रूरी बात की बात अलग है। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और कहा, हेलो सर, कोमल मम्मी के पास जाने की ज़िद कर रही है, मेरी सेक्रेटरी ने बताया। उसकी बात सुनकर मैं उलझन में मुब्तला हो गया। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, ये तुम क्या कह रही हो? किसी कोमल और इसकी मम्मी का मुझसे क्या ताल्लुक है? मेरे इस्तफसार पर सानिया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इसी लम्हे सेक्रेटरी ने वजाहत करते हुए कहा, सॉरी सर, मैं दरअसल इस बच्ची की बात कर रही हूँ जिसकी मम्मी इस वक्त आपके चैम्बर में मौजूद हैं। इस बच्ची का नाम कोमल है। ये खातून आपके पास जाते हुए बच्ची को विजिटिंग लॉबी ही में बिठा गई थी और अब वो जिद कर रही है कि अपनी मम्मी के पास जाना है। ठीक है, मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया, आप इस बच्ची को अंदर ले आएं। ओके सर। मैंने रिसीवर को क्रेडल करते हुए सानिया से पूछा, आप अपनी बच्ची को भी साथ लाई थी? हाँ, उसने इज़्तिरारी अंदाज में सर को जुम्बिश दी, फिर पूछने लगी, क्या हुआ है मेरी कोमल को? कुछ नहीं हुआ, मैंने तसल्लीआमेज़ लहजे में कहा। आप आई थीं तो इसे भी अंदर ले आती, वो आपके पास आने को मचल रही है। मैंने सोचा था कि 10-15 मिनट में फारिग हो जाऊंगी, वो वजाहत करते हुए बोली, लेकिन यहाँ तो अभी और भी देर लगेगी। आप फिक्रमंद न हो, मैंने आपकी कोमल को यहीं बुला लिया है। शुक्रिया वकील साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोली। इसी वक्त मेरी सेक्रेटरी कोमल नामी इस बच्ची को मेरे चैम्बर में ले आई। कोमल धानपान सी एक सांवली सलोनी लड़की थी जिसकी उम्र 8-9 साल के करीब होगी। सेक्रेटरी कोमल को चैम्बर में पहुंचाकर वापस चली गई तो सानिया ने इशारे से इसे अपने पास बुलाकर बिठा लिया। मैंने सानिया से पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? सिर्फ एक, यही कोमल। माशा अल्लाह। फिर इसके बाद मैंने सानिया की आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, आप मुझे जाहिद हुसैन के बारे में कुछ तफसील बताने वाली थीं? जी, वो इस्बात में सर हिलाते हुए बोली। तो शुरू हो जाएं, मैंने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा और वो शुरू हो गई। इस रोज़ सानिया ने मुझे अपने शौहर और उसके दफ्तर के हालात के बारे में जो कुछ भी बताया वो खासा तवील है। मैं इसमें से गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आगे बढ़ते हुए आपको कोई उलझन महसूस ना हो। खान ट्रेडर्स का ऑफिस एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वाक़ था जो शाहराह फैसल पर लाल कोठी और बलोच कॉलोनी के दरमियान इस्तादा थी। इस इमारत की कुल 6 मंजिलें थीं, यानी ग्राउंड प्लस 5, और खान ट्रेडर्स 3rd फ्लोर बालफाज़ दीगर चौथी मंजिल पर था। ये पूरा फ्लोर ही मुतज़क्करा बाला कंपनी के तसर्रुफ़ में था। खान ट्रेडर्स बुनियादी तौर पर इंपोर्ट का काम करती थी। ये कंपनी जनरल ऑर्डर सप्लायर्स भी थी, ताहम स्टॉक के शोबे से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। ये लोग पार्टी से ऑर्डर लेते, फिर मतलूबा आइटम को बैरूनी मुल्क से मंगवाकर सीधा पार्टी तक पहुंचा देते थे। लिहाजा इस कसीरुल मंजिला इमारत में सिर्फ और सिर्फ दफ्तरी काम होता था। मुल्ज़िम जाहिद हुसैन को इस कंपनी में काम करते हुए लगभग 6 साल हो गए थे। वो वाजबी सा पढ़ा लिखा था, कोई अफसराना काम तो उसे मिल नहीं सकता था, ताहम वो बहुत से ऐसे काम बआसानी और बखूबी कर लेता था जो अफसरान के दर्जे के होते थे। मज़कूरा कंपनी में उसका ओहदा ऑफिस बॉय का था। ऊपर के तमाम काम उसी के ज़िम्मे होते थे, मसलन चाय बनाना और पानी पिलाना, स्टाफ को लंच कराना, स्वीपर से अपनी निगरानी में सफाई कराना और बाद हिस्सा तमाम कुर्सियों मेज़ों वगैरह की डस्टिंग करना, बाहर से फ़ोटो कॉपी कराना, बैंक में चेक जमा कराना वगैरह वगैरह। और इस पर भी वो ऑफिस बॉय था। ऑफिस बॉय भी बड़ा अजीब व गरीब ओहदा है। हामिले हज़ा चाहे 50 बरस का हो या
उससे कम का वो बॉय ही रहता है। खान ट्रेडर्स का मालिक सादुल्ला खान नफीस तबाह और संजीदा बिजनेसमैन था। वो तवील अरसे से इस कंपनी को चला रहा था। मार्केट में इसकी एक काबिल भरोसा साख थी। इसकी कंपनी का नाम मोतबर जाना जाता था। सादुल्ला खान की रिहाइश डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में थी। दीगर स्टाफ में आरिफ महमूद अकाउंट्स और कैश को देखता था। नादरा मजीद कंपनी की डायरेक्टर थी और मकतूल खालिद निज़ामी जनरल मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा था। लुबना सलीम नामी एक खूबरू और तरहदार खातून रिसेप्शन पर होती थी, जो रिसेप्शन के साथ साथ टेलीफोन ऑपरेटर भी थी, और इस मुख्तसर से ऑफिस स्टाफ का आखिरी रुकन इस केस का मुलजिम और मेरा मुवक्किल जाहिद हुसैन था। खान ट्रेडर्स के अमूमी औकात कार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक थे, लेकिन अक्सर लोग सिवाय मुलजिम के 11 बजे तक ही ऑफिस पहुंचते थे। जाहिद हुसैन को 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता था। ऑफिस वही खोलता था और अपनी निगरानी में स्वीपर से सफाई वगैरह करवाता था। गिरफ्तारी के वक्त वो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था कि पुलिस उसके घर पहुंच गई। जाहिद की रिहाइश मंजूर कॉलोनी में थी और वो अमूमन टहलते हुए ही दफ्तर आ जाता था। उसके घर और दफ्तर के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था। मकतूल खालिद निज़ामी की रिहाइश सबनाबाद में थी, जहां वो अपनी बीवी शाइस्ता और 3 बच्चों के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा इमरान 25 साल का था। इससे छोटी 2 बेटियां शाजिया और फायजा थीं, जिनकी उम्रें बिलतरतीब 18 और 15 साल थीं। मकतूल अक्सर व बेशतर लेट सिटिंग करने का आदी था, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 साढ़े 9 बजे रात तक घर पहुंच जाया करता था। लेकिन वक़ुआ के रोज़ ऐसा नहीं हो सका था। वाक़ियात के मुताबिक 11 अक्टूबर की रात जब मकतूल 10 बजे तक भी अपने घर नहीं पहुंचा, तो अहले खाना को इसके बारे में तशवीश हुई। इसकी बीवी शाइस्ता ने सबसे पहले दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम रही। दफ्तर में किसी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया, जिसका वाज़ेह मतलब ये था कि मकतूल दफ्तर से निकल चुका है। शाइस्ता ने मज़ीद आधा घंटा अपने शौहर का इंतज़ार किया, फिर वो फ़िक्रमंद हो गई। मकतूल को जब भी ज़्यादा देर तक दफ्तर में रुकना होता था, तो वो 6 बजे के करीब फ़ोन करके अपनी बीवी को इस बारे में बता दिया करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ था, और शाइस्ता की परेशानी का सबब भी यही था। वो टेलीफोन सेट के करीब ही बैठ गई और मकतूल के ताल्लुकदारों और दोस्तों की बारी बारी फ़ोन करके उसके बारे में पूछने लगी। हत्ता कि उसने ऑफिस कुलीग को भी चेक किया, मगर इसकी परेशानी में कोई कमी वाक़ई न हो पाई। सब ने ये कहकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी, भाभी आप ज़्यादा परेशान ना हो, खालिद कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो घर आ जाएगा, हो सकता है रास्ते में कहीं रुक गया हो। लेकिन शाइस्ता के दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी। बुरे बुरे ख्यालात उसे डरा रहे थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ मामूल पर नहीं है, कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, जो खालिद अभी तक घर नहीं पहुंचा। ऑफिस कुलीग्स ने बताया था कि जब वो दफ्तर से रुखसत हुए तो खालिद निज़ामी और ऑफिस बॉय जाहिद हुसैन दफ्तर में मौजूद थे। अकाउंटेंट आरिफ महमूद से पता चला था कि वो 6 बजे अपनी सीट से उठा था और उस वक्त मकतूल के कमरे में उसका कोई मुलाकाती बैठा हुआ था। इससे ज़्यादा और कुछ मालूम नहीं हो सका था। लगभग 11:30 बजे रात शाइस्ता के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने इमरान को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने हर जगह फ़ोन करके पता चलाने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे पापा का कुछ पता नहीं चल रहा। अब तुम्हें मैदान में उतरना है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप परेशान न हो मम्मी, इमरान ने तसल्लीआमेज़ लहजे में कहा। मैं बाइक लेकर निकलता हूँ और पापा को ढूंढ कर ही लाऊंगा। शाबाश। शाइस्ता ने उम्मीद भरी नज़रों से बेटे की तरफ देखा और पूछा, तुम अपनी तलाश का आगाज़ कहाँ से करोगे? जहाँ पापा सूख गए थे, इमरान ने पुरएतमाद लहजे में कहा। मैं सबसे पहले इनके ऑफिस जाऊंगा, लेकिन आधी रात को तो ऑफिस बंद होगा। शाइस्ता ने उलझन ज़दा नज़र से बेटे को देखा। बल्कि इस बिल्डिंग में तो एकदम सन्नाटा हो रहा होगा। आपने हर उस जगह फ़ोन करके देख लिया ना जहाँ पापा पाए जा सकते थे, इमरान ने मुदल्लिल अंदाज में कहा। लेकिन आपको कामयाबी नहीं हुई। हो सकता है इनके ऑफिस जाने से कोई ऐसा सिरा या सुराग हाथ लग जाए जिससे इनकी तलाश आसान हो सकती हो। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, बड़ी बहन शाजिया ने कहा। मम्मी, इमरान बिल्कुल सही सिमत में सोच रहा है। हाथ पर हाथ रखकर घर में बैठे रहने से तो अच्छा है पापा को तलाश करने की तगोदो की जाए। मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस स्टेशन फ़ोन करके पापा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर देना चाहिए। छोटी बहन फायजा, जो नवीं क्लास की तालबा थी, उसने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा। आजकल तो अगवा बराए तावान वगैरह के भी बहुत से वाक़यात सुनने में आ रहे हैं। तुम अपना फ़लसफ़ा फ़िलहाल अपने पास ही रहने दो, शाजिया ने छोटी बहन को डांट दिया। हमारे जहन पहले ही बहुत उलझे हुए हैं।
फायजा ने एक खास अंदाज में गर्दन झटकते हुए कहा और उठकर अपने दूसरे कमरे में चली गई। फायजा अपने बहन भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, सोचों में गुम रहने वाली एक संजीदा लड़की। फायजा के कमरे से उठते ही शाइस्ता ने बेसाख्ता कहा, अगवा बराए तावान। पागल कहीं की, कोई जुर्म पेशे शख्स इस मकसद के लिए खालिद को क्यों अगवा करेगा? हमारे पास रखा ही क्या है? सूख की तनख्वाह पर तो गुजारा हो रहा है। अगर अगवा करना इतना ही ज़रूरी होगा तो कोई जियाला खालिद के बाद सादुल्ला पर हाथ डालेगा, जहाँ से मोटी रकम मिल सकती है। शाइस्ता का ये तबसरा अगरचे गैर इरादी तौर पर सामने आया था, लेकिन बिलाशुबा इन अल्फाज में उसके दिली जज्बात भी शामिल थे। वो खालिद निज़ामी के बाद सादुल्ला खान से नाखुश थी, जो खालिद को उसकी मेहनत के बराबर तनख्वाह नहीं दे रहा था, और सूखी तनख्वाह के अल्फाज उसने तंज की बिना पर कहे थे कि मकतूल एक ईमानदार शख्स था, इधर उधर की आमदनी पर यकीन नहीं रखता था। शाइस्ता को अपने शोहर से तो जो शिकायत थी सो थी, अलावा इसी सादुल्ला खान के लिए उसका दिलो दिमाग इसलिए गम और गुस्से से भरा रहता था कि उसे मकतूल का बिल्कुल ख्याल नहीं था, जो इतनी कम तनख्वाह देता था। इमरान ने अपनी बहनों और माँ को तसल्ली दी, फिर बाइक पर सवार होकर अपने पापा की तलाश में निकल गया। समनाबाद से शाहराह फैसल अच्छे खासे फासले पर है। वो आधी रात के बाद इस बिल्डिंग के सामने पहुंच गया, जिसके 3rd फ्लोर पर खान ट्रेडर्स का ऑफिस कायम था। जब वो बिल्डिंग के सामने बाइक खड़ी कर रहा था तो एक चीज़ ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया, और वो चीज़ थी नेवी ब्लू मज़दा कार। सेकंड के 10वें हिस्से में वो शनाख्त की तमाम मनाजिल तय करके इस नतीजे पर पहुंच गया कि वो गाड़ी इसके पापा की थी। उसके जहन ने तेज़ रफ्तारी से काम करना शुरू कर दिया। अगर गाड़ी बिल्डिंग के सामने मौजूद थी तो इसका मतलब यही था कि पापा ऑफिस में होंगे। इस मंतकी ख्याल ने उसकी सोच को उलझा दिया। शाइस्ता ने मुत्तईद बार ऑफिस फ़ोन करके खालिद निज़ामी की खैरियत दरियाफ्त करने की कोशिश की थी, लेकिन फ़ोन एक मरतबा भी अटेंड नहीं हुआ था। ये बात काबिल गौर और तशवीशनाक थी कि अगर खालिद ऑफिस में मौजूद था तो फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था, और इतनी लेट सिटिंग के बारे में उसने घर में क्यों नहीं बताया था। इन्हीं सनसनीखेज ख्यालात के साथ इमरान बिल्डिंग के चौकीदार के पास पहुंच गया। चौकीदार सरदार अली उसे पहचानता था। जब इमरान ने अपने पापा के हवाले से इससे इस्तफसार किया तो सरदार अली ने वाज़े अल्फाज में बताया, ऊपर तो कोई भी नहीं, ऑफिस बंद पड़ा है। ऑफिस बंद पड़ा है तो पापा कहाँ चले गए? बेसाख्ता इमरान के मुंह से निकला। सरदार अली ने गहरी संजीदगी से पूछा, क्या निज़ामी साहब घर नहीं पहुँचे? अगर पापा घर पहुँच जाते तो मैं इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ क्यों आता? मगर यहाँ से तो सब जा चुके हैं। चौकीदार ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, सिर्फ खान ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि तमाम दफातर बंद हैं। मेरे सिवा इस बिल्डिंग में कोई बंदा बशर मौजूद नहीं। क्या तुमने अपनी आंखों से पापा को बिल्डिंग से निकलते हुए देखा था? इमरान उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला। इसके अंदाज में अच्छी खासी जारियत पाई जाती थी। मैंने अपनी आंखों से तो इन्हें जाते हुए नहीं देखा। चौकीदार ने मुतसब्सब नज़र से इमरान की तरफ देखते हुए जवाब दिया। जब वो बिल्डिंग से निकले तो इस वक्त मैं गेट पर मौजूद नहीं था। सरदार अली की वजाहत पर इमरान खासे बिगड़े हुए लहजे में बोला, जब तुमने पापा को जाते हुए नहीं देखा तो फिर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो जा चुके हैं, ख़ास तौर पर जब उनकी गाड़ी भी इधर ही मौजूद हो। गाड़ी? चौकीदार ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा। इस गाड़ी को मैंने भी देखा है। मैं तो यही समझा था कि शायद वो किसी खराबी के बायस गाड़ी यहाँ छोड़ गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी की गाड़ी में कोई गड़बड़ हो जाए तो वो किसी और ज़रिए यानी टैक्सी रिक्शा से घर चला जाता है। अव्वल तो ये कि पापा के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो गाड़ी दफ्तर के पास छोड़ गए हों, इमरान ने गहरी संजीदगी से कहा, और अगर इनकी गाड़ी में कोई गड़बड़ हो भी गई थी तो इन्हें किसी भी ज़रिए से घर तो पहुंचना चाहिए था। इस सूरत में मैं इन्हें तलाश करते हुए आधी रात को यहाँ ना आता। वो लम्हे भर को सांस संभार करने के लिए रुका, फिर वजाहत करते हुए बोला, मैं जब तक ऊपर जाकर देख नहीं लूँगा मेरी तसल्ली नहीं होगी। तुम आओ मेरे साथ, हम जा रहे हैं। आएँ जी, सरदार अली ने मसलहत आमेज़ अंदाज में कहा। वैसे तो पूरी बिल्डिंग खाली है, मैंने एक एक ऑफिस चेक कर लिया है, लेकिन अगर आपकी तसल्ली ऊपर जाकर ही होनी है तो मैं चलता हूँ आपके साथ। रात को जब तमाम दफातर बंद हो जाते थे तो चौकीदार सिर्फ कॉरिडोर की लाइट्स ऑन करके नीचे आ जाया करता था। फिर अगली सुबह तक उसे ऊपर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन खालिद निज़ामी की पुरस्रार गुमशुदगी ऐसा मामला था कि वो इमरान के साथ ऊपर जाने पर मजबूर हो गया।
मज़कूरा बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगी हुई थी, ताहम इस वक्त वो जीने के जरिए ही ऊपर जा रहे थे। सरदार अली ने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए इमरान से पूछा, आपने दफ्तर के दूसरे लोगों को फ़ोन करके निज़ामी साहब के बारे में पूछा या नहीं? सबसे पूछ लिया है, इमरान ने बेदिली से जवाब दिया। तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और ऑफिस वालों को चेक कर चुके हैं, किसी को भी इनके बारे में कुछ मालूम नहीं। सब तरफ से मायूस होने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। नीचे इनकी गाड़ी देखकर मुझे यकीन हो चला है कि वो ऑफिस ही में होंगे। सरदार अली ने ऐसी नज़र से इमरान की तरफ देखा जैसे उसके सर पर 2 सींग निकल आए हों। वो नौजवान ऐसी बातें कर रहा था जो चौकीदार के जहन के लिए काबिल कबूल नहीं थी। वो इमरान की बात के जवाब में गहरी संजीदगी से बोला, बेटा, मैं आपकी तसल्ली की खातिर दफ्तर चेक करने ऊपर आ गया हूँ, लेकिन मुझे 1% भी उम्मीद नहीं कि निज़ामी साहब क्या कोई भी इस वक्त दफ्तर के अंदर मौजूद हों। मैं सब लोगों के जाने के बाद एक एक दफ्तर को चेक करता हूँ, फिर ही नीचे डेरा लगाता हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बोलते बोलते चौकीदार मुतज़ब्ज़ब अंदाज में खामोश हो गया। तो इमरान ने इज़्तिरारी लहजे में दरियाफ्त किया, कौन सी बात? वो वजाहत करते हुए बोला, इस बिल्डिंग में मुख्तलिफ कंपनियों के दफातर हैं जिनमें दर्जनों अफराद काम करते हैं। जब कभी भी किसी को गाड़ी यहाँ छोड़कर जाना होता है तो वो मुझे ज़रूर बता देता है, ताकि मैं इस गाड़ी का ख़ास तौर पर ख्याल रखूँ। लेकिन निज़ामी साहब तो जाते हुए मुझसे मिलकर भी नहीं गए और न ही किसी और तरह अपनी गाड़ी के बारे में बताया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इसी बातचीत के दौरान में वो जीने तय करते हुए 3rd फ्लोर पर पहुंच गए। कॉरिडोर में लाइट रोशन थी। सरदार अली इमरान को खान ट्रेडर्स के दाखिली दरवाजे के सामने पहुंचाकर ठहरे हुए लहजे में बोला, देख लें, दरवाज़ा बंद है। इमरान ने महज देखने पर इक्तफा नहीं किया। वो अपने बाप की तलाश में यहाँ आया था और नीचे खड़ी खालिद निज़ामी की गाड़ी को देखकर उसका जहन एक ख़ास अंदाज में सोचने पर मजबूर हो गया था। वो हर कदम पर तसल्ली चाहता था, लिहाजा वो तेज़ी से आगे बढ़ा और बंद दरवाजे के लट्टू को घुमाने की कोशिश करने लगा। उसकी ये कोशिश पलक झपकते में कामयाब हो गई। जैसे ही उसने लट्टू को घुमाने के लिए जोर लगाया, वो शराफत का मुजाहरा करते हुए घूम गया, जिससे ये जाहिर होता था कि इसे बंद करते वक्त मखसूस नाप दबाकर लॉक नहीं किया गया था। फ्लश डोर पर चूँकि अलग से आम ताला नहीं डाला जाता, इसलिए जब तक लट्टू को घुमाकर न देखा जाए ये पता नहीं चलता कि वो लॉक है या खुला हुआ है। इमरान ने उलझनज़दा नज़र से सरदार अली की तरफ देखा और कतरे सख्त लहजे में बोला, तुमने तो तमाम दरवाजे चेक कर लिए थे और तुम्हारा दावा है कि इस बिल्डिंग के किसी दफ्तर में कोई शख्स मौजूद नहीं। फिर वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, ये दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है? और अगर दरवाज़ा खुला है तो इसका मतलब है। वो जुमला अधूरा छोड़कर दफ्तर के अंदर दाखिल हो गया। मज़कूरा दफ्तर बिल्डिंग की ऐसी पोजीशन पर वाक़ था कि उसके मुख्तलिफ कमरों की खिड़कियाँ अगबी जानिब खुलती थीं, यानी मेन शारा फैसल से इसकी किसी खिड़की को देखा नहीं जा सकता था। अगर ऐसा मुमकिन होता तो बहुत पहले चौकीदार को किसी गड़बड़ का एहसास ज़रूर हो जाता, क्योंकि दफ्तर के अंदर आधी से ज़्यादा लाइट्स ऑन थीं। ताहम रोशन खिड़कियाँ चूँकि अगबी जानिब पड़ती थीं, लिहाजा इस गैर मामूली अमर की तरफ सरदार अली का ध्यान नहीं गया था। चौकीदार भी इसके पीछे ही अंदर दाखिल हो गया और बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोला, मैंने तो तमाम दरवाज़ों के हैंडल घुमा कर देखे थे, पता नहीं ये कैसे रह गया। जाहिद को मैंने खुद जाते हुए नहीं देखा था, मगर मैं यही समझा कि शायद दफ्तर बंद हो गया है, क्योंकि जाहिद सबसे आखिर में जाता था और इस वक्त मुझे कोई भी बशर नज़र नहीं आ रहा था। मगर इमरान इसकी बुड़बुड़ाहट पर ध्यान दिए बिना तेज़ी से आगे बढ़ा और मखसूस राहदारी में से होता हुआ वो अपने बाप के कमरे तक पहुंच गया। कमरे की लाइट्स ऑन थीं, हत्ता कि वहाँ का एसी भी धीमी धीमी रफ्तार से चल रहा था और इस ठंडे ठार रोशन माहौल में एक मंजर ने इमरान को झंझोड़ कर रख दिया। वो वहशतनाक मंजर था उसके पापा की लाश का। पहली नज़र ही में इमरान को यकीन हो गया कि उसका पापा खालिद निज़ामी ज़िंदगी से खाली हो चुका है। मकतूल यानी उसकी लाश इस वक्त कुर्सी पर इस तरह मौजूद थी कि उसका सर मेज़ पर बड़े बेढंगे अंदाज में एक साइड पर टिका हुआ था। चेहरे का बायां हिस्सा बाएं कान के बल मेज़ से पेवस्त था और ऊपरी हिस्सा दाएं जानिब एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। और इस होलनाकी का मरकज़ मकतूल की गर्दन थी, जो कान से 1.5 इंच नीचे आगे पीछे कटी हुई नजर आ रही थी। किसी तेज धार आले की मदद से मकतूल की गर्दन पर कुछ ऐसी फुर्ती और महारत से वार किया गया था कि आधी से ज़्यादा गर्दन कट गई थी। ये मोहलिक वार यकीनन उस वक्त किया गया था जब मकतूल अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और
और गर्दन कटने के बायस एक झटके से उसका सर मेज पर आ रहा। मौत के इस मंजर से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि मकतूल खालिद को इस जहान से उस जहान में मुंतकिल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा होगा। उसके बदन ने एक दो खतरनाक झटके खाए होंगे और बस। अगर मकतूल का सर मेज पर न जा टिकता तो मुमकिन था ये खतरनाक झटके उसे कुर्सी से नीचे लुढ़काकर फर्श पर पहुंचा देते। खालिद निज़ाम की लाश तो फर्श तक नहीं पहुंच सकी थी, अलबत्ता उसकी निस्फ कटी हुई गर्दन से खारिज होने वाले खून ने कालीन पोश फर्श को जा बजा दागदार कर दिया था। ये एक होलनाक से कहीं ज़्यादा हसरतनाक मंजर था। इसके बाद वहाँ जो कुछ हुआ होगा इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान की ज़हनी और कल्बी कैफियत क्या रही होगी। उसने सबसे पहले घर फ़ोन करके अपनी मम्मी को सूरत हाल से आगाह किया। फिर ऑफिस में काम करने वाले खालिद निज़ामी के कुलीग्स को कॉल किया गया। खान ट्रेडर्स के मालिक सादुल्ला खान को भी फ़ोन किया गया। इस हंगामी कार्रवाई के नतीजे में लगभग 4 बजे तक सादुल्ला खान, आरिफ महमूद, नादरा मजीद और लुबना सलीम वगैरह चाय बकुआ पर पहुंच चुके थे। सादुल्ला खान की आमद ने बाकी अफराद को भी घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। मुलजिम जाहिद हुसैन के घर पर चूँकि फ़ोन की सहूलत मुहैया नहीं थी, इसलिए उसे कॉल नहीं किया गया। जब ऑफिस के लोग चाय वारदात पर जमा हो गए तो पहली फुर्सत में पुलिस को फ़ोन किया गया। मुतालिका थाने में सादुल्ला खान के ज़ाती मरासिम थे, लिहाजा पुलिस को वहाँ पहुँचने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं हुआ।